हेलो। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इनकम कंप्यूट की जाती है। तो हम अगर डायरेक्ट और शॉर्ट फॉर्म में आए तो हम सब जानते हैं कि इनकम का मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होता है एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए हमें वार्षिक मूल्य की गणना करनी पड़ती है। जहां तक वार्षिक मूल्य की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 क्लॉज 2 में एनुअल वैल्यू को डिफाइन किया गया है कि एनुअल वैल्यू का मतलब वो है जो कि धारा 23 सेक्शन 23 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कंप्यूट किया जाता है। एनुअल वैल्यू यानी वार्षिक मूल्य का गणना करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए हमें हाउस प्रॉपर्टी को दो क्लासेस में बांटना पड़ता है। आइए देखते हैं। दो क्लासेस हैं। पहली किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति यानी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी है स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इस वीडियो में सबसे पहले मैंने लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है इसको कवर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो हाउस एनुअल वैल्यू है हाउस प्रॉपर्टी की, ये दे रखी है सेक्शन 23(1) में आयकर अधिनियम 1961 की। सेक्शंस पढ़ने के लिए, सेक्शंस के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पर ये आपको आभास रहे कि हम एक इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है यहाँ पे? अपेक्षित किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन। सबसे बड़ा स्टेप क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट यानी अपेक्षित किराए की कैलकुलेशन। अपेक्षित किराए कैलकुलेशन के लिए हमें दो मूल्यों की जानकारी होनी चाहिए। पहला है आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी कि नगर पालिका मूल्यांकन, और दूसरा है फेयर रेंट यानी उचित किराया। क्या होता है ये? इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आएंगे। जब भी सवाल आएगा आपको साफ लिखा हुआ होगा म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है और फेयर रेंट इतना है। इसको हिंदी बोलते हैं नगर पालिका मूल्य और उचित किराया। अगर आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी दे रखा है और फेयर रेंट भी दे रखा है तो आपको एक वो काम करना है जो कि फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे करते हैं। दोनों मूल्यों की तुलना करके ये निर्धारित करना है, ये डिटरमाइन करना है कि दोनों में से अधिक क्या है। दोनों में से जो अधिक हो उसको आप यहां नीचे उतार लीजिए। हायर ऑफ 1 और 2। 1 और 2 मतलब क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। जो भी हायर हो, दोनों में से हायर को हम क्या कर लेंगे? उसको नीचे उतार लेंगे और उसकी फिर कंपेयर करेंगे। उसको कंपेयर करेंगे इससे स्टैंडर्ड रेंट से, प्रमाप किराए से। फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या हमको देखना है? नगर पालिका मूल्य और उचित किराया यानी म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट। दोनों मूल्य में से जो हायर वैल्यू यानी 1 लाख, 1.5 लाख, दोनों में ज्यादा क्या है? 1.5 लाख। तो बहुत आसान है करना। उसको नीचे उतार के उस हायर वैल्यू की, जो म्युनिसिपल वैल्यू भी हो सकती है और फेयर रेंट भी हो सकती है, उसकी हमें तुलना करनी है स्टैंडर्ड रेंट से। किससे? प्रमाप किराए से। केवल तुलना करनी। नीचे क्या लिखा हुआ है? हायर ऑफ 1 और 2 कांट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तुलना क्यों करनी है? क्योंकि आपने जो मूल्य याद किया है ऊपर 1 और 2 में, वह कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर मैं रिपीट करता हूं। आपने जो मूल्य याद किया है यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों का हायर वैल्यू जो लिया है वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। कांट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, बट एट द सेम टाइम कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट, or I can say that a fair rent of a property cannot be more than, expected rent of a property cannot be more than standard rent of a property। तो क्या किया मैंने? पहले म्युनिसिपल वैल्यू निकाली, फिर म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी थी और जो फेयर रेंट दे रखी थी, दोनों की क्या करी मैंने? तुलना करी। दोनों में जो अधिक मूल्य थी, हाई वैल्यू थी, उसको उतार के उसकी तुलना करी मैंने स्टैंडर्ड रेंट से, और यह निश्चित किया कि वो जो मेरी मूल्य आई है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कम हो जाए। इस तरह मैंने क्या याद किया है? अपेक्षित किराया याद कर लिया। दूसरा स्टेप है आपको प्राप्त या प्राप्त किराया, प्राप्त या प्राप्य किराया याद करना। इसको इंग्लिश में बोला है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। जो यहाँ रेंट रिसीव्ड आएगा, जो रिसीवेबल आएगा, वो कब लेना है मुझे? आफ्टर एडजस्टमेंट। रेंट रिसीव्ड क्या होता है कि गत वर्ष में अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी थी तो कितना किराया प्राप्त हो गया? मान लीजिए आपने 12,000 रुपए में, 12,000 प्रति माह, 12,000 पर मंथ
कि रेंट पर आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, तो 10 महीने किराया कितना होगा, 1,20,000। 12 महीने किराया कितना होगा, 1,44,000 रुपए। हो सकता है कि आपने पूरे 12 महीने, आई एम वेरी सॉरी, पूरे 12 महीने आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी हो, पर 10 ही महीने का किराया प्राप्त हुआ हो, 2 महीने का किराया अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ हो, पर आपको लगता है कि वो आगे प्राप्त हो जाएगा। लैंडलॉर्ड को क्या लगता है, यानी प्रश्न में क्या दे रखा है, प्राप्त हो जाएगा, ड्यू है, प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको भी ले लेंगे हम। कितने महीने किराया लेंगे, 10 वर्ष, 10 महीने का जो प्राप्त हो गया, और 2 महीने का जो ड्यू हो चुका है पर प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे जो किराया लेना है हमको, वो दोनों लेना है, प्राप्त किराया भी लेना है और वो किराया भी लेना है जो प्राप्त नहीं हुआ है पर ड्यू हो गया है और उसके वसूल होने की संभावना है। पर जो प्राप्त किराया है, जो प्राप्य किराया है, वो हमें जो लेना है वो लेना है आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट यानी समायोजन करने के बाद। किस तरह के समायोजन किए जाते हैं, आइए उसको देखते हैं। जो आपका रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है, उसमें 2 तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है पीरियड रिलेटेड, दूसरा होता है एक्सपेंस रिलेटेड। पहला होता है आपका पीरियड रिलेटेड, दूसरा होता है एक्सपेंस रिलेटेड। आइए पहले देखते हैं पीरियड रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन से होते हैं। पहला है इफ हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम के लिए इस समय है वो है 2019-20, 2019-20। अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 में ही आपने प्रॉपर्टी परचेज करी या 2019-20 में आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, मतलब क्या है कि पूरे 12 मंथ आपका हाउस प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप नहीं रहा। पूरे 12 महीने के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी पे आपका स्वामित्व नहीं रहा। आप पूरे 12 महीने के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं रहे। अगर ऐसा है तो उतने ही महीने का किराया हम याद करेंगे, चाहे वो प्राप्त हो गया हो चाहे वो प्राप्त नहीं हुआ है, उतने महीने का किराया लेंगे जितने महीने के लिए गत वर्ष में या प्रीवियस ईयर में आप उस मकान संपत्ति के स्वामी रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर गत वर्ष में ही आपने यानी प्रीवियस ईयर में ही कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है या सेल करी है, तो 100% है कि आप पूरे 12 महीने एंटायर 12 मंथ्स के लिए उस हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं रहे। इस केस में क्या करना है, जितने महीने के लिए आप ऑनर रहे उतने महीने के लिए ही आपको रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फाइंड आउट करना है, कंप्यूट करना है। ये पहला एडजस्टमेंट है जो हमें करना है, पीरियड रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। हो सकता है कि गत वर्ष में कुछ महीने के लिए हाउस प्रॉपर्टी आपने अपने स्वयं के सेल्फ रेजिडेंस के लिए ले ली और बाकी बचे हुए समय के लिए आपने लेट आउट कर दिया। एग्जांपल के लिए 12 महीने में पहले अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपने क्या किया, कुछ रीजन के कारण हाउस को अपने रेजिडेंस के लिए यूज किया, हाउस को स्वयं के रेजिडेंस के लिए यूज किया, नहीं आपने लेट आउट पे नहीं दिया। फिर अगस्त से लेके मार्च तक आपने उसको लेट आउट के लिए दिया, तो हुआ क्या, पार्ट ऑफ अ प्रीवियस ईयर हाउस इज यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस एंड अ पार्ट ऑफ अ पीरियड और बैलेंस ऑफ अ पीरियड प्रॉपर्टी इज गिवन फॉर लेट आउट पर्पस। तो इसमें क्या हुआ, कुछ महीने के लिए 4 महीने 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी क्या काम आई, ऑनर के सेल्फ रेजिडेंस की काम आई और बाकी समय के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट हुई। तो इस केस में एडजस्टमेंट क्या करना है, हमको एडजस्टमेंट ये करना है कि जितने समय के लिए, जितने पीरियड के लिए प्रीवियस ईयर में हमने प्रॉपर्टी लेट आउट की है उतने ही पीरियड का हमें रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कंप्यूट करना है। ये 2 ही एडजस्टमेंट होते हैं जो कि पीरियड रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं। आइए हम देखते हैं एक्सपेंस रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। पहला पॉइंट है, इफ लैंड रेवेन्यू और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स पेड बाय टेनेंट। टेनेंट का मतलब किराएदार होता है, जो अगर किराएदार ने, सवाल में दे रखा है किराएदार ने मकान के से रिलेटेड लैंड रेवेन्यू या लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स का पेमेंट किया है, पेमेंट किसका किया है, लैंड रेवेन्यू का या लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स का, किसने किया है, टेनेंट ने किया है, तो क्या करेंगे ऐसी चीज का,
तो जितनी पेमेंट उसने की है टेनेंट ने, उतने पेमेंट को रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उतने अमाउंट से हम अपना किराया को इंक्रीज कर देंगे। सेकंड होता है इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज पेड बाय टेनेंट। हो सकता है सवाल में दे रखा हो आपको कि टेनेंट ने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया, लैंड ने बिल्डिंग टैक्स नहीं दी, पर इंस्टॉलमेंट दी। मकान की इंस्टॉलमेंट, हाउस प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट किसने पे करी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? टेनेंट ने पे करी। तो जितनी इंस्टॉलमेंट टेनेंट ने पे की होगी उतनी इंस्टॉलमेंट्स को रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में हम ऐड कर देंगे। हम ऐड कर देंगे। फिर वही पॉइंट आ गया कि उतने अमाउंट से रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल हम इंक्रीज कर देंगे। थर्ड पॉइंट है इफ टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल ऑफ टेनेंट पेड बाय लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड होता है हमारा एसएससी, मकान की जो संपत्ति से आय निकालते हैं, इनकम हाउस प्रॉपर्टी किसके लिए निकालते हैं? लैंडलॉर्ड के लिए निकालते हैं। उसके लिए निकालते हैं जो क्या है हाउस प्रॉपर्टी ऑनर है, और ऑनर को क्या बोलते हैं? हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं। अगर लैंडलॉर्ड ने यानी एसएससी ने टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल किसका? टेनेंट का पे किया है, खुद का नहीं, टेनेंट का पे किया है, तो क्या हो करेंगे हम? उतने अमाउंट से रेंट को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस कर देंगे। ये सारे एडजस्टमेंट है, ये केवल सेकेंड ईयर के लिए ही काम के हैं, ये ध्यान रखिएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। जब हम रेंट रिसीव और रिसीवेबल निकाल रहे हैं तो हमको वर्किंग नोट में, एग्जाम में वर्किंग नोट के रूप में दिखाना है कि हमको क्वेश्चन में रेंट रिसीव और रिसीवेबल दे रखा था, हमने इसमें ये एडजस्टमेंट किए। आफ्टर एडजस्टमेंट हमारा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ये आया है, क्योंकि एग्जाम में, सेकेंड ईयर के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट में कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो है इफ रेंट इज नॉट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम टेनेंट, सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। हो सकता है कि गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में टेनेंट से कोई रेंट आपको रियलाइज्ड नहीं हुआ हो। मैं ड्यू की बात नहीं कर रहा यहां पे, मैंने फिर इसलिए बताया रेंट ड्यू और रेंट रियलाइज्ड में डिफरेंस है। रेंट ड्यू यानी कि जो रियलाइज्ड हो जाएगा, और मैं बोलूं रेंट अनरियलाइज्ड यानी कि जिसके रियलाइज होने की कोई संभावना नहीं है। अगर संभावना ही नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? रेंट अनरियलाइज्ड या रेंट जो हमें रियलाइज नहीं हुआ। ऐसा कोई रेंट दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे? हम ये कहेंगे कि हमने माना है कि जो शर्तें दे रखी हैं, जो शर्तें दे रखी हैं, जिन शर्तों के पूरे होने पर रेंट अनरियलाइज्ड की छूट मिलती है, वे शर्तें लैंडलॉर्ड ने या एसएससी ने पूरी कर दी हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम रेंट अनरियलाइज्ड की जो डिडक्शन है वो दे रहे हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? जो अमाउंट है रेंट अनरियलाइज का, उस अमाउंट को रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से लेस कर देंगे। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट जो आएगा उसको हम बोलेंगे रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एडजस्टेड। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एडजस्टेड। हो सकता हो आपको ये 4 एडजस्टमेंट भी सवाल में दे रखे हूं। पहला एडजस्टमेंट है इफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट। ये ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स में डिफरेंस है, और क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन कर रखा होगा कि टेनेंट ने क्या पे किया है या क्या पेमेंट किया है। अगर लैंड रेवेन्यू को पेमेंट किया टेनेंट ने, या लैंड रेवेन्यू को पेमेंट किया है, या लैंड बिल्डिंग टैक्स का पेमेंट किया है टेनेंट ने, तो ऐसे अमाउंट को रेंट में ऐड करना है। पर दूसरी तरफ अगर म्युनिसिपल टैक्सेस या लोकल अथॉरिटी टैक्सेस या सर्विस टैक्स
अगर दिया है टेनेंट ने तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ना ऐड करना है ना लेस करना है, छोड़ दीजिए और वर्किंग नोट में लिख दीजिए देयर विल बी नो एडजस्टमेंट इफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट। सेकंड पॉइंट है इफ रिपेयर चार्जेस बोर्न बाय द टेनेंट। अगर मकान में जिसमें वो टेनेंट रह रहा है उसका उसने रिपेयर कराया, रिपेयर में व्हाइट वॉश भी शामिल है, पुताई भी शामिल है, मकान का रिपेयर कराया, टूट फूट हो गई उसका रिपेयर कराया, व्हाइट वॉश कराया, ये एक्सपेंसेस किसने बॉर्न किया, किसने वहन किया, टेनेंट ने वहन किया। तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना हमें रेंट में, ना घटाना है ना जोड़ना है ना ऐड करना है ना लेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय टेनेंट। अगर मकान हाउस प्रॉपर्टी आग से, भूकंप से यानी नेचुरल कन्वल्शन से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उससे बचने के लिए मैंने क्या ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस किसने लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है इंश्योरेंस लैंडलॉर्ड ने लिया हो, इंश्योरेंस पॉलिसी किसने इशू कराई, लैंडलॉर्ड ने इशू कराई हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी टेनेंट ने इशू कराई है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या टेनेंट ने उस हाउस प्रॉपर्टी में जो हाउस प्रॉपर्टी पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है उसके रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट प्रीवियस ईयर में किया है कि नहीं किया है। अगर किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है रेंट रिसीव्ड और रिसीवल में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट फ्रॉम मनी डिपॉजिटेड बाय टेनेंट। ये आप सब जानते होंगे, बहुत नेचुरल प्रैक्टिस है कि जब भी हम कोई चीज किराए पे लेते हैं, दुकान लेते हैं तो पगड़ी देनी पड़ती है, घर लेते हैं तो 2-3 महीने का किराया हमें डिपॉजिट देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अगले 3 महीने तक किराया नहीं देना पड़ेगा, पहले 3 महीने का किराया हम उसको डिपॉजिट के रूप में दे देते हैं। वो 3 महीने का किराया वो हमें तभी देगा जब हम मकान छोड़ के जाएंगे। तो 3 महीने का किराया, मान लीजिए 3 महीने का किराया जो है आज के जमाने में 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए लैंडलॉर्ड ने एफडी करा दी तो क्या हुआ, साल दर साल उस पर ब्याज जो हो रहा है वो कमाई हो रही है, उस पर ब्याज क्या हो रही है, मान लीजिए एफडी करा दी 6% भी हो रहा है, एफडी कराइए तो हर साल इंटरेस्ट हो रहा है। वो इंटरेस्ट की इनकम को क्या माना है, कल्पित ब्याज माना है। क्या माना गया है, कल्पित मान माना इंग्लिश में बोले तो प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट माना गया है ऐसे इंटरेस्ट की जो कि टेनेंट के डिपॉजिट पर कंप्यूट होता है। ऐसे इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट हमें रेंट रिसीव्ड और रिसीवल में नहीं करनी। तो एक बात फिर इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको कि रेंट रिसीव और रिसीवेबल जो क्वेश्चन में दे रखा होगा तो साथ में आपको ये भी देखना होगा कि क्या कुछ एडजस्टमेंट उसमें करने हैं या नहीं करने। ये 4 पॉइंट जो मैंने दिए हैं आपको पीछे, इसके एडजस्टमेंट नहीं करने। इससे पहले जो मैंने बताया थे आपको पीरियड रिलेटेड एडजस्टमेंट्स और एक्सपेंस रिलेटेड एडजस्टमेंट वो करने। एडजस्टमेंट करने के बाद वो अमाउंट यहां पे लिखना है उसको, और फिर क्या करना है हमको, स्टेप 1 अपेक्षित किराया, स्टेप 2 रेंट रिसीव रिसीवल, दोनों को कंपेयर करना है। दोनों कंपेयर करने के बाद हायर जो ज्यादा राशि ज्यादा है, अपेक्षित किराया ज्यादा है तो अपेक्षित किराया, रेंट रिसीव रिसीवल ज्यादा है तो रेंट रिसीव रिसीवल दोनों में ज्यादा है, उसको क्या माना जाए, उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उसमें से हमें एक एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, ये एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड क्या होता है, मान लीजिए आप गत वर्ष 2019-20 में मकान किराए पर देना चाहते हो पर आपको 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए किराएदार मिला ही नहीं, यानी मकान आपका खाली रहा। मकान खाली रहना और मकान सेल्फ रेजिडेंस के लिए उपयोग करना, दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमको इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है कि हम दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन में जब हमको दे रखा होगा वैकेंसी तो हमें मानना है वैकेंसी। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई 3 महीने हमने हाउस को सेल्फ रेजिडेंस के लिए तो हमें मानना है सेल्फ रेजिडेंस। अगर सेल्फ रेजिडेंस के लिए दिया है तो हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, उतने महीने का किराया रिसीव्ड और रिसीवल में नहीं कंसीडर करना है।
और अगर ये बोल रखा कि हम गत वर्ष 12 महीने के लिए किराए पे मकान दिया गया था, परंतु 2 महीने 3 महीने के लिए मकान खाली रहा, तो रेंट रिसीट और रिसीवल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। रेंट रिसीव और रिसीवल बिना एडजस्टमेंट के निकालना है वैकेंसी के। वो एडजस्टमेंट निकालने के बाद हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव और रिसीवल लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, उस खाली रहने की अवधि, वैकेंसी पीरियड की अवधि का एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए गत वर्ष में किराया, जिस किराए पे हम मकान देना चाहते थे वो किराया था 18,000 रुपए और 2 महीने किराया खाली रहा, 2 महीने खाली किराया रहा, तो यहां पर जो एडजस्टमेंट करेंगे हम वो कितने करेंगे, 36,000 रुपए का करेंगे। कितना एडजस्टमेंट करेंगे, 36,000 का एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि किराया इनटू द पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब एक एडजस्टमेंट है जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि वैकेंसी पीरियड से पहले और बाद, वैकेंसी पीरियड से पहले और बाद किराए में क्या हो, डिफरेंस हो। पहले किराया था 15,000, मकान खाली रहा, फिर जब मकान दिया गया किराए पे तो वो किराया बढ़ के हो गया 18,000 रुपए। पहले किराया था 18,000 रुपए, 2 महीने 3 महीने मकान खाली रहा, फिर मकान किराया हो गया 15,000 रुपए। दोनों हो सकते, पर मैंने क्या बोला, डिफरेंस है, बिफोर आफ्टर वैकेंसी किराए में डिफरेंस है। तो वैकेंसी पीरियड के लिए जब हम किराया याद करेंगे, सबसे पहली बात हम क्या याद करेंगे कि वो प्रॉपर्टी उस समय के लिए जब वैकेंसी के बाद, वैकेंसी के दौरान उसकी प्रॉपर्टी को बढ़े हुए या घटे हुए किराए, बढ़े हुए किराए पर चढ़ाया जा सकता था। अभी मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप यहां समझ लीजिए, एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड करेंगे, किसमें से करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 के उस अमाउंट में से जो दोनों में से हायर है। उस एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करना है, हमें एक और एडजस्टमेंट करना है, यानी एक चीज ऐड करनी है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर और लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये एडजस्टमेंट मैं बताता हूं, वैकेंसी का एडजस्टमेंट अभी एक क्वेश्चन देके आपको बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में समझाना थोड़ा मुश्किल है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो गत वर्ष में ऑनर ने चुकाया, लैंडलॉर्ड ने चुकाया, यानी कि अगर म्युनिसिपल टैक्सेस लैंडलॉर्ड ने चुकाया, म्युनिसिपल टैक्सेस टेनेंट ने चुकाया, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। मैं पहला पॉइंट वही है कि म्युनिसिपल टैक्सेस या सर्विस टैक्स पेड बाय टेनेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ना घटाना है रेंट रिसीवेबल, ना जोड़ना है। पर अगर म्युनिसिपल टैक्सेस किसने पे किया, लैंडलॉर्ड ने पे किया, तो उसको क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट करना है। अब एक प्रश्न होता है, सर ये म्युनिसिपल टैक्स कौन से पीरियड का हो सकता है? म्युनिसिपल टैक्स किसी पीरियड का हो, अगर म्युनिसिपल टैक्स लैंडलॉर्ड ने पे किया है, जितना पे किया है उतनी छूट मिल जाएगी, चाहे वो बीसी हो चाहे एडी हो सकता है 320 बीसी का दे रखा हो सकता है 1920 का दे रखा हो सकता है 1983 का दे रखा हो, कहीं का भी दे, किसी पीरियड का दे। मतलब मेरे कहने का सिंपल है, किसी पीरियड का दे, भविष्य का दे, भूतकाल का दे, वर्तमान का दे। म्युनिसिपल टैक्स किसी का भी हो, भूतकाल का हो, भविष्य काल का हो, वर्तमान काल का हो, अगर लैंडलॉर्ड ने पे किया है तो उतने म्युनिसिपल टैक्स की हम डिडक्शन देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, और डिडक्शन के बाद जो आएगी अमाउंट उसको बोलेंगे हम लोग नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या करना है, हमको दो डिडक्शन देने हैं जो 24 में दे रखे हैं, धारा 24 में। पहले मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा वैकेंसी का एडजस्टमेंट जब बिफोर वैकेंसी और आफ्टर वैकेंसी किराए में डिफरेंस हो तो कैसे एडजस्टमेंट निकालना है। इसके बाद जो सेक्शन डिडक्शन दे रहे 24 में, इसकी बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें आप फुल से फुल स्कोर कर सकते हैं। एक पॉइंट और कहूंगा मैं आपको, 2020 यानी लास्ट एग्जाम हुआ था आपका, उसमें इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एनुअल वैल्यू एंड हाउ इज इट कंप्यूटेड, यानी वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है। मतलब
इस साल प्रैक्टिकल की उम्मीद की जा सकती हाउस प्रॉपर्टी में से, और अगर प्रैक्टिकल आता है तो आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। 3 वीडियो में मैं आपका हाउस प्रॉपर्टी पूरा कवर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने वैकेंसी के एडजस्टमेंट को, जब वैकेंसी से बिफोर और आफ्टर किराए में डिफरेंस होता है, रेंट में डिफरेंस होता है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है उसको 2 एग्जांपल से क्लियर किया है। एग्जांपल मैंने 2 दिए हैं, आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल, इस एग्जांपल में प्रॉपर्टी 12 महीने की लेट आउट है। अप्रैल से दिसंबर में जब किराए पे दी गई प्रॉपर्टी, किराया कितना प्राप्त हो रहा था उनको, 10,500 पर मंथ। फिर जनवरी फरवरी पर प्रॉपर्टी क्या रही, वैकेंट रही। फिर 1 मार्च 2020 से 2020 से मैंने प्रॉपर्टी 12,000 पर मंथ पे किराए पर दी। तो इसमें जब हम प्राप्त या प्राप्य किराया याद करेंगे तो ये मानते हुए याद करेंगे कि जनवरी फरवरी में भी अगर प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती तो कितने में दी जा सकती थी, 12,000 रुपए पे, जो कि 12,000 और 10,500 दोनों में से क्या है, हायर है, अधिक है। तो कैसे निकालेंगे इसके अंदर हम रेंट रिसीट रिसीवेबल, 10,500 इंटू 9 94,500 और प्लस करेंगे हम लोग इन 3 महीनों किराया, जनवरी फरवरी का मानते हुए, और मार्च का एक्चुअल कितना आएगा 36,000 रुपए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1,30,500। और उसके अंदर जो 2 महीने मेरी प्रॉपर्टी खाली रही, उन 2 महीने के लिए क्या करूंगा मैं, उन 2 महीने का किराया घटा दूंगा। तो मैंने किराया कितना लिया था, मैंने 12,000 रुपए, 1 महीने का, 2 महीने का होगा 24,000 रुपए। तो मेरा रेंट रिसीट रिसीवेबल क्या आएगा, 1,06,500 आएगा। दूसरे एग्जांपल में देखिए, प्रॉपर्टी वही लेट आउट है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक प्रॉपर्टी किराए पे उठाई गई 12,000 रुपए पर मंथ पर। जनवरी से लेकर फरवरी 2 महीने प्रॉपर्टी क्या रही, खाली रही, वैकेंट रही। 1 मार्च 2020 को मैंने प्रॉपर्टी किराए पे उठाई, पर इस बार किराया मुझे कितना मिला, 10,500 मिला, क्योंकि कोरोना आ गया था, सब खाली जा रहे थे, तो मैंने प्रॉपर्टी उठाई कम पर 10,500। अब बात ये उठती है कि अब जब मैं वैकेंसी पीरियड के लिए किराया निकालूं तो क्या मानते हुए निकालूं किराया, फिर वो लेना है वो फॉर्मूला कि 12,000 10,500 दोनों में जो अधिक है उस अधिक पर ही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी वैकेंसी पीरियड के दौरान उठाई गई थी। तो यहां भी क्या आएगा, अप्रैल से दिसंबर किराया 1,08,000 रुपए एक्चुअल, वैकेंसी के दौरान का पीरियड 24,000 रुपए, और मार्च का एक्चुअल 10,500 रुपए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1,42,500। उसमें से 2 महीने जो प्रॉपर्टी वैकेंट रही है उसका मैं अलाउंस दे दूंगा, एडजस्टमेंट कर दूंगा 24,000 रुपए का। तो रेंट रिसीवेबल क्या आ जाएगा मेरा, 1,18,500। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कंप्यूट करते हैं। धन्यवाद।